हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर हम इन दो क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब जो हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अलावा हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब क्या एक्सेप्शंस हैं, कब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी ऊपर अकाउंट्स बने हुए हैं बैलेंस शीट, पीएनएल, इनके नोट्स जो होते हैं, एनेक्सर्स जो होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 129 नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इन दो क्वेश्चंस का जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, उन दो क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे कि कब कब हमें कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है, जब वन और मोर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज किसी कंपनी की होती है। मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसकी एक से ज़्यादा सब्सिडरीज है, एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज है और एसोसिएट कंपनीज है। एंड एसोसिएट कंपनीज इंक्लूड जॉइंट वेंचर, मतलब जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है अगर आपकी कंपनी की, तो आपकी कंपनी को अपने नॉर्मल स्टैंड अलोन अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, तो और कैसे बनानी है? सेम फॉर्म और सेम मैनर में बनानी है। और उसको कहाँ पे लेट डाउन करना है, लेट बिफोर करना है? एजीएम, मतलब एजीएम में भी आपको पुट करने पड़ेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आप नॉर्मल अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हो एजीएम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ के साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज भी रखनी है इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। प्रेस्क्राइब फॉर्म कौन सा है? AOC 1, AOC 1 के अंदर। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कैसे बनाने हैं? एज सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। क्या मैनर है, चलिए देख लेते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल बी मेड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको कैसे बनाने हैं? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाने हैं एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। क्या एक्सेप्शंस है? तो फ्रेंड्स, कब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन इट इज ए हुली ओन सब्सिडरी, हुली ओन सब्सिडरी मतलब 100% शेयर आपके पास ही है, और पार्सली ऑन सब्सिडरी का मतलब है अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स आपके पास हैं, आप उसके पार्सली ऑन सब्सिडरी आपकी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद एंड ऑल अदर मेंबर्स, और बाकी जो मेंबर्स हैं, नॉट दोज हैविंग अदरवाइज इंटाइटल टू वोट, मतलब जो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है उनको छोड़कर जो बाकी और मेंबर है, अगर इस केस में हैविंग इंटीमेटेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में लिख के दे दिया मेंबर्स ने, और जो अगर पार्सली ऑन सब्सिडरी है और उसके जो बाकी और मेंबर है उन्होंने लिखित में दे दिया, अगर आपकी होली ऑन सब्सिडरी तो सारे शेयर्स तो आपके पास ही है, अगर लिखित में दे दिया, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, इंटीमेशन जो भी आपने दिया है लिखित में, अवेल विद द, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपनी नॉट प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, अगर कंपनी प्रिपेयर नहीं कर रही है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने लिखित में लिखा हुआ दिया हुआ है, आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, तो इन दैट केस आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नहीं बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है। एंड इट इज ए कंपनी हुज सिक्योरिटी ऑन नॉट लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, और लिस्टेड
लिस्टिंग के प्रोसेस में भी वो नहीं जा रही है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में या इंडिया से बाहर, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर। अगर आप लिस्टेड की प्रोसेस में जाने वाले हो, मतलब आप आने वाले टाइम में लिस्टिंग करवाने वाले हो, तब भी आप पर ये आप एग्जेम्प्ट नहीं हो। थर्ड है, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है बी और उसकी सब्सिडरी है सी। अब अगर हम देखें कंसोलिडेशन का, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो हमने प्रोविजन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग तो अगर सी के अकाउंट्स बनेंगे, बी के अकाउंट्स बनेंगे, बी के इंडिविजुअल भी बनेंगे स्टैंड अलोन, और इसके कंसोलिडेशन भी होगा क्योंकि इसकी सब्सिडरी है, और बी जो है वो सब्सिडरी है ए की, तो ए जो है वो बी के कंसोलिडेशन भी बनाएगा बी के साथ। तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कह रहा है अल्टीमेट होल्डिंग अगर कंपनी आपकी है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन हो गई? ए, मतलब ये इसकी इसकी होल्डिंग और ये इसकी होल्डिंग, तो इसका मतलब सी के लिए अल्टीमेट होल्डिंग तो कौन हो गया? ए। तो अगर ए जो है इसका और इसका दोनों का कंसोलिडेशन बना रहा है, तो इस बी को फाइल करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।